हम्म, हाँ, तो फोर्सेस ऑफ ओरिएंटेशन बताना है मुझे। फोर्स क्या है? फोर्स कुछ नहीं है, एक मास जब मूव करे या चेंज हो उसमें, दिस इज कॉल्ड फोर्स। कोई भी मास या पार्टिकल जब अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, यदि वो टाइम में ड्यूरेटिंग कर रहा है तो डेट्स अ टाइम रिलेटेड फोर्स। यदि वो वर्क में रिलेटेड फोर्स कर रहा है, मतलब मूवमेंट एक डिस्टेंस स्पेसिस कर रहा है, तो दिस वर्क रिलेटेड फोर्स। फोर्सेस तीन टाइप की होगी मेनली, एक वर्क रिलेटेड, एक टाइम रिलेटेड और एक स्पेस रिलेटेड। अभी स्पेस रिलेटेड फोर्सेस क्या होगी? स्पेस रिलेटेड फोर्सेस वो फोर्सेस होगी जो कि चेंज हो रही है। जैसे मान के चलो कोई ओरिएंटेशन है, इधर से वो फजल जुड़नी है पर वो उल्टी साइड से दिख रही है, तो ये क्या है? स्पेस ओरिएंटेशन है, उसकी ओरिएंटेशन चेंज है। इस तरीके से ओरिएंटेशन बेसिस पर 8 टाइप्स ऑफ फोर्सेस होती है। अभी फोर्सेस का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से मेरे दिमाग में? मैंने फ्लो में बोला था कि जब हम अनप्रिडिक्टेबल कंप्यूटर की बात करेंगे, सीपीयू की बात करेंगे, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विल बी वर्क डन एंड दैट्स अ मैकेनिज्म एंड जस्ट अ मैकेनिज्म एट अ पार्टिकल इफेक्ट। क्या कहना चाहता हूँ मैं? एक पार्टिकल छोटा सा, एक छोटा पार्टिकल, एक फ्यू अमाउंट ऑफ पार्टिकल में हम अपनी इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। कैसे? हाउ टू इट्स पॉसिबल? पहली बात तो पार्टिकल के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, एटम्स होते हैं। एक टीनी पार्टिकल भी जो हमें दिखता है एयर में भी, वो सिंगल पार्टिकल नहीं घूम रहा, अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं। सिंगल पार्टिकल हमें मिलता ही नहीं है। अगर हमें एक नेक सा पार्टिकल भी जा रहा है तो वो एक एटम नहीं घूम रहा, एटम नहीं देख सकते हम अपनी आंखों से, हम उसके मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं, नंबर ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब हर एक चीज़ में इरेगुलरिटी है। अगर हम उसमें एक एनर्जी रिस्टोरिंग कर दें, एनर्जी रिस्टोरिंग का मतलब कोई इस तरीके की बीम बनाए जो एनर्जी डाल दे और एक पार्टिकल में एक वेरिएशंस दे दे, वो वेरिएशन क्या करेगी? वो वेरिएशन उसकी आइडेंटिटी बन जाएगी। और सेकंड इज डिस्टर्बेंस। मैंने एक फॉर्मूला दिया था, इमेज इक्वल्स टू रियल इमेज इक्वल्स टू वेरिएशन प्लस डिस्टर्बेंस। वेरिएशन डिस्टर्बेंस मतलब वेरिएशन मतलब कि बदलाव। तो अगर हम रिस्टोरिंग एनर्जी देते तो वो एनर्जी उसके इलेक्ट्रॉन्स तक एग्जैक्ट रहेगी, लाखों अरबों करोड़ों साल तक, जैसे कार्बन डेटिंग में होता है उस तरीके से। कार्बन डेटिंग में क्या होता है? एलिमेंट्स एग्जैक्ट हो जाते तो हमें पता होता है कार्बन कितने बार डिके होगा, तो डिके होने से हम इसका पता लगा लेते हैं कितनी क्वांटिटी उसकी रेज हो रही है, घट रही है। तो ऐसे ही सीक्वेंस चलता है। जब हम कोई रिस्टोरिंग एनर्जी देते हैं तो वो पार्टिकल धीरे धीरे उसको अंदर तक, अंदर उसके एटम्स, एलिमेंट्स में, इलेक्ट्रॉन्स में वो घूमेगी एनर्जी, उससे हम उसको वेरिएशंस दे सकते हैं। और सेकंड सेकंड जो है उसकी ओरिएंटेशन, मॉलिक्यूल की कौन सी ओरिएंटेशन उसको कहाँ अटैच करेगी, ये चीज़। सपोज करो आपने देखा होगा कि कोई चीज़, हम खड़े हैं, हम पे ग्रेविटी भी लग रही है, हम पे ज़मीन का फोर्स भी लग रहा है, मतलब हम बैलेंस इक्विलिब्रियम है। ऐसी कोई चीज़ स्ट्रक्चर वाइज स्ट्रक्चरली बन रखी है। मान के चलो एक डंडी, वो वाला देखा है ना एक शॉट कि एक डंडी टकराई हवा में, फिर दूसरी टकराई, फिर तीसरी टकराई, चौथी टकराई, फिर साइड में टकराई, मतलब पूरा एक बैलेंस स्ट्रक्चर बना दिया अपने आप में, इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर बना दिया। इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर है क्या? जब फोर्सेस को हम एक फिक्स डिस्टेंस पे फिक्स करते हैं, फोर्सेस को एक फिक्स डिस्टेंस पे फिक्स करते हैं, फोर्सेस को फिक्स करना और डिस्टेंस को फिक्स करना, तो फोर्स और डिस्टेंस आपस में मिलकर एक टॉर्क जनरेट करते हैं। ये टॉर्क इन्वर्सनली एंटी होता है टेंशन के, कि वहाँ पे फिर वो टेंशन लेने लग जाता है। टेंशन का मतलब है वो स्ट्रक्चर इतना बैलेंस हो चुका है कि अब उस पर अगर कोई खड़ा भी हो जाएगा तो वो एग्जर्टिंग टेंशन आपस में दे देगा। पर यहाँ भी एक चीज़ है, यहाँ फ़र्क क्या पड़ रहा है? जब पूरी एक डंडी है, हम डंडी को साइड से तोड़ रहे हैं पकड़ कर, तो वो टूट नहीं रही, पर उसको जैसे डिस्टेंस बढ़ाते चला जाए, टॉर्क लग के बीच में से बैंड हो जाना, ये क्या है? डिस्टेंस के बेस पर फोर्सेस एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। दैट मीन ओरिएंटेशन में हम डिस्टर्बेंस की बात करेंगे, ठीक है, और रियल ऑब्जेक्ट के आइडेंटिटी या पैटर्न बन जाएगा। तो जब फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इक्विलिब्रियम हो रही है, बैलेंसिंग हो रही है, दैट मीन हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक ऑब्जेक्ट क्या है? हाँ, दिमाग खराब कर रहे हैं। कहाँ था मैं? हाँ, तो एक फोर्सेस जैसे कि चल रही है, ब्रेक हुई,
ये क्या है, एक तरीके का फिनोमेना है। किसके बेसिस पर चल रहा है? दो बेसिस पर चल रहा है, डिस्टेंस और फोर्सेस। फोर्सेस जब दूरी तय कर रही है, एक जगह हम फोर्सेस लगा रहे, फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हम फोर्सेस लगा रहे, तो यहाँ टेंशन्स बन रही है हाथों में, और इसकी लेंथ ये डिपेंड करेगी कि फोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर होगा या ओवरऑल सीट पे होगा। फिर ये फोर्सेस तीन चीज़ों पर डिपेंडेंट करेगी, एक मेरे इधर वाले परपेंडिकुलर पे, एक मेरे इधर वाले परपेंडिकुलर पे, और फिर मेरे इस बेस वाले परपेंडिकुलर में। मतलब कोई भी जब चीज़ टूटती है, ब्रेक होती है, तो 3 डायमेंशंस में टूटती है, ना कि 4 डायमेंशन में टूटती है। अब मैं 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन, मेरे को 2 डायमेंशन करना चाहिए था कि परपेंडिकुलर टूटती है कोई चीज़, नहीं, परपेंडिकुलर नहीं टूटती। जब हम कोई चीज़ बेंड कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो कोई चीज़ अगर रोटेट कर रही है, तो रोटेटिंग का मतलब ये नहीं है वो टूट रही है, वो रोटेट कर रही है, अपनी स्टेट चेंज कर रही है। जब हम किसी स्टैटिक पोजीशन को फोर्स लगाते हैं एक साइड से और दूसरी चीज़ बेंट हो रही होती है, तो थर्ड ऑब्जेक्ट जो बेंट हो रहा है वो 3 डायमेंशन में टूटता है। 4 डायमेंशन का मतलब ये है कि मैं उस फंक्शन को स्टैटिक लेके खड़ा पड़ा हूँ, और खड़े 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 धीरे धीरे मेरे फोर्स यहाँ से एनर्जी लगे जा रही है, वो जो एग्जैक्टिंग एनर्जी है टाइम के साथ चल जा रही है, दिस इज कॉल्ड 4 डायमेंशन। 4 डायमेंशन में आपका टाइम, सॉरी आपकी फोर्स एनर्जी के फॉर्मूले के बराबर होती है, एनर्जी के डायमेंशन के बराबर होती है। एनर्जी यूटिलाइज होती है पर वो एनर्जी नहीं कहलाती है उस टाइम पे, 4 डायमेंशन में वह फोर्स कहलाती है। ऐसी फोर्स क्योंकि 4 डायमेंशन में आपका टाइम नहीं वर्क करता, आपका एक स्टैटिक फंक्शन वर्क करता है, वो स्टैटिक फंक्शन में टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता, और जब टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता तो टाइम के ड्यूरेशन में एनर्जी कहाँ से वर्क करेगी, एक लिमिटेड टाइम तक। तो फोर्सेस क्या होती है, एग्जर्ट होती है, और उस पूरे एक पर्टिकुलर टाइम को एक स्टैटिक फंक्शन मान के उसको एक फोर्स की कंसिडरेशन दे दी जाती है। मतलब कि 4 डायमेंशन में जो आपका फोर्स का फॉर्मूला होगा वो एनर्जी की तरह वर्क करेगा, जैसे एक रोटेशनल फॉर्म में करता है कि टॉर्क एनर्जी का फॉर्मूला रखता है। ऐसे टॉर्क में भी क्या हो रहा है, लॉन्ग टाइम तक जब हम ले जा रहे हैं तो वो घूमने की रिपीटेशन, और घूमते टाइम पे वो टाइम को डिनोट ही नहीं कर रहा, वह अपने एक्शन ऑफ रोटेटिंग को डिनोटेट कर रहा है। वो एक्शन ऑफ रोटेटिंग जब रिपीट हो जा रहे तब वो टाइम को डिनोटेट कर रहा है, मतलब वहाँ पे एक टाइम की पावर 2 जनरेट हो रही है। ऐसे ही 4 डायमेंशन में भी टाइम की पावर क्यूब जनरेट होगी, ना कि 2। अब क्यूब की जनरेट होगी, टाइम की पावर क्यूब इसलिए जनरेट होगी जब हम किसी चीज़ को लेके खड़े हैं, तो एक तो डायमेंशन ये हो गया टाइम का जो नेगलेक्ट हो गया, एक डायमेंशन ये हो गया कि जब हम उसको लेके खड़े तो बहुत लंबे समय तक लेके खड़े, तो पूरा टाइम पीरियड ये एक टाइम हो गया। और थर्ड टाइम पीरियड ये हो गया जब वो स्टैटिक फंक्शन चेंज कर रहा है, ये एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, या हमारी हाथ एकदम में ब्रेक हो जा रहे हैं, जैसे हमने एक ईट ले रखी है 10 मिनट 1 घंटा 2.5 घंटा, तो अब हमारा ब्रेक हाथ छोड़ दे क्योंकि यहाँ से ATP लगे जा रहे हैं बॉडी के। तो वो जो पूरा ओवरऑल टाइम है ये 3 टाइम के बेसिस पर एक टाइम काउंट होगा। यहाँ है टाइम डायमेंशनली कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है। जितनी बातें करी है मैंने ये करी फोर्सेस की, फोर्सेस मतलब ओरिएंटेशन के बेसिस पर कैसे कोई स्ट्रक्चर स्टेबलाइज है इक्विलिब्रियम में कैसे, ये मैंने CPU के इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पर ही बात करी थी। मैं फोर्सेस पढ़ा था, 8 टाइप्स ऑफ फोर्सेस होती है, 4 और 5 मैंने सिंपली लिख दी, 4 लिखी है, अभी मैंने 4 ही लिखी है। वो जो मैंने लिखी है अपने उसमें ब्लैक बोर्ड में, वो फोर्सेस जो है आपकी फोर्सेस नहीं है, वो मैंने मूवी से इंस्पायर लिख दी। मूवी में बताई थी 5 फोर्सेस और वो लिखी थी। वैसे अभी मैंने बताई 4, वैसे 8 तरह की फोर्स होती है जो हमारी यूनिवर्स में एग्जिस्ट होती है। एनर्जी और पावर क्या है, वो टाइम के बेस पर डिनोटेट करेगी। पर्टिकुलर टाइम पे लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्सेस पावर, पर्टिकुलर टाइम के बेसिस पर फोर्सेस एग्जर्ट हो जा रही है एनर्जी, इंटेंसिटी उसकी डिनोटेट कर देगी। और जो फंडामेंटल चेंज हो रहा है वो फोर्सेस, और यदि फंडामेंटल चेंज जहाँ नहीं हो रहा दिस इज कॉल्ड सराउंडिंग या एनी ऑब्जेक्ट जो कि इक्विलिब्रियम आइसोलेटेड फोर्सेस पर रखा हुआ है। हर एक ऑब्जेक्ट अपनी जगह स्थित है क्योंकि उसमें फोर्सेस लग रही है, बट वो फोर्सेस नेगलेक्टेड हो जाती है। और एक ऑब्जेक्ट ऐसा भी होता है जिसमें कोई फोर्सेस नहीं होती, मतलब उस बॉडी की कोई शेप नहीं होती। शेप के लिए फोर्सेस डिनोटेट करती है, और जिसकी शेप नहीं है वो फिर हमें हमारे पर्टिकुलर वे में हमें दिखेगा। जैसे हमें कोई लाइट प्रकाश रंग दिख रहा है तो वो रंग की कोई शेप नहीं है और ना ही रंग में कोई फोर्स लग रही है, बट वो फोर्स हमें दिख रहा है बिकॉज हमारी आई उस तरीके का पैटर्न रिकॉग्नाइज वो पैटर्न कोग्नेट रखती है, तो हमें वो कलर दिखता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे। इसलिए फ्रीक्वेंसी डिनोटेट करती है एनर्जी को, नॉट डिनोटेट करती है ओनली फोर्स को, ठीक है, क्योंकि उस पर फोर्सेस नहीं एग्जर्ट हो रही और ना ही वो बैलेंसिंग सीट पे है।
जब कोई फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये नहीं है कि फ्रीक्वेंसी चलती हुई फ्रीक्वेंसी को हम बात कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी में हम स्टाइल की बात कर रहे हैं, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चंक्स की फॉर्म में रख रखा है, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यहीं पे हम एक और चीज़ समझ में आते हैं कि जब हम अनलिमिटेड डायमेंशंस में बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज हो जाती है सराउंडिंग में। वाई? फ्रीक्वेंसी आपके रिलेटेड करती है आपके ब्रेन के माइंड पे। वो माइंड क्या करता है, ब्रेन में पहले से ही इस तरीके के न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं कि वो फ्रीक्वेंसीज को अपने आप हैबिचुअल कर लेते हैं। यदि कोई हैबिचुअल फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी तो वो हमारे ब्रेन को सुनाई ही नहीं देगी, समझ नहीं आएगी, और ब्रेन समझ नहीं आएगी तो कुछ भी रिएक्ट नहीं करेगा। इसलिए हमारे ब्रेन में कोई फ्रीक्वेंसी ओवरऑल इन्वायरमेंट में वो नहीं है, वो हमारे इन्वायरमेंट का ट्रांसमिशन है ओनली। फ्रीक्वेंसी इज नॉट अ फंडामेंटल, फ्रीक्वेंसी इज द मेक ऑफ योर इन्वायरमेंट। आपके इन्वायरमेंट द्वारा बनाई गई है फ्रीक्वेंसी। जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसे एंटी फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, क्योंकि एंटी फ्रीक्वेंसी का मतलब ये फ्रीक्वेंसी है कि वो टाइम भी हो गया, आपका समय भी हो गया, पर वो ऑब्जेक्ट्स के परे बात करता है, वो रियल ऑब्जेक्ट्स में बात नहीं करता, नॉन रियल ऑब्जेक्ट्स पर बात करता है। जैसे कोई चीज़, हम स्टैटिक लाइट आ रही है, स्टैटिक लाइट आ रही है सूर्य से, और वो सूर्य से 8 मिनट 16 सेकंड आ रही है, हम देख रहे हैं कि वो आ रही है, बट पूरी सूर्य समेत पूरा तारामंडल, हमारा दोस्त धरती वगैरह सब आकाशगंगा के चक्कर लगा रहा, मतलब वो एग्जैक्ट पोजीशन नहीं थी जिधर हमें सूर्य का प्रकाश, मतलब सूर्य का प्रकाश भी घूमते हुए आ रहा था। समझ में आया कुछ? ये चीज़ क्या है डायमेंशनली। तो यहाँ कौन सी फ्रीक्वेंसी वर्क कर रही है, एंटी फ्रीक्वेंसी वर्क कर रही है। आप फ्रीक्वेंसी वर्क नहीं कर रही, फ्रीक्वेंसी का तो स्टैटिक स्टाइल है, तो स्टैटिक स्टाइल बदल गया एक चलती हुई फ्रीक्वेंसी का, तो चलती हुई फ्रीक्वेंसी का स्टैटिक स्टाइल कैसे बदल गया? दैट मीन ये नॉन रियल फंक्शंस है, कॉम्प्लेक्सिस है, और यही जो कॉम्प्लेक्सिस है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या करती है, हमारे इन्वायरमेंट को हमारे हिसाब से तय कर देती है। हमारी आंखें जिस तरीके का देखना चाहेगी वो उस तरीके का दिखाएगा, जिस तरीके का थॉट जनरेट करना चाहेगी उस तरीके का दिखाएगा। तो ये क्या है फ्रीक्वेंसी। हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसीज जनरेट करते हैं, वो फ्रीक्वेंसी फिर घूमती रहती है और आपस में डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो डिस्ट्रॉय नहीं होती वो वापस रिपीट होती है, कुछ साइकिल्स रिपीटेशंस होती है। जैसे मान के चलो मैंने किसी चीज़ को एक्शन करा तो उधर से कुछ इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी गई, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी जैसे जा रही है तो फिर वो कहीं से टकराई, तो ऐसे करके लॉस करते रहते हो और आखिर में जाके उसकी एंट्रोपी जीरो हो जाती है। पर तभी कॉन्सिडेंस ये होता है कि एंटी एनर्जी, एंटी फ्रीक्वेंसी उसी चीज़ को दोबारा जनरेट कर देती है। मान के चलो कोई फ्रीक्वेंसी मैंने अपने मुँह से छोड़ी, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जब मैंने अपने मुँह से छोड़ी तो वो फ्रीक्वेंसी जाके टकराई, फिर और जाके टकराई, ऐसे अनलिमिटेड बाउंस से टकराने के बाद वो होगी लॉस। जैसे ही लॉस हुई तुरंत मेरे इन्वायरमेंट ने मुझे सिग्नल दिया कि एक और फ्रीक्वेंसी दो, मैंने वही सब दोबारा दोहरा दिया, फिर से वो बाउंस हो रही। मतलब ये कभी टाइमलेस है, टाइमलेस फ्रीक्वेंसी है ये कभी रुकेगी ही नहीं, बिकॉज एंटी फ्रीक्वेंसी से जनरेट कर रही है वापस फ्रीक्वेंसी को। ऐसी एंटी एनर्जी वापस एक एनर्जी को, मान लो कोई ऑब्जेक्ट या कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो पर्टिकुलर पर्सन क्या बोलते हैं संसार में काम करना बंद करते हैं, तो अब क्या होगा, एक कोई नारी तत्व या कोई भी होगा एक फीमेल, वो उसको क्या करेगी वापस आकर्षित करके वापस काम पे। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है या कोई प्लेनेट है वो रेवोल्यूशन लगाना बंद कर दिया तो क्या होगा, ग्रेविटेशन फोर्स उसे वापस अट्रैक्ट करेगी और अट्रैक्ट करने के बाद जैसे उसकी पकड़ में आया वो वापस उसके चक्कर लगाने लग जाएगा। जैसे कि हमारा चंद्रमा है, चंद्रमा यदि हम बात करें धरती का चक्कर लगा रहा है तो धरती का चक्कर कैसे लगा रहा है, धरती है धरती से यदि दूर है, धरती को अगर वो चंद्रमा दिख नहीं रहा दैट मीन वो चंद्रमा धरती का चक्कर नहीं लगाएगा। बट जैसी धरती को नहीं दिख रहा तो धरती अपनी ग्रेविटेशन फोर्स टिम्पलिंग करेगी, जैसे टिम्पलिंग करेगी, ये टिम्पलिंग क्या करेगी, उसको वापस उधर की तरफ ले आएगी कैसे ना कैसे करके, ये एंटी फ्रीक्वेंसी है। जैसे ही ले उधर तो जैसे उसकी फील्डिंग में आ गया फिर वो उस चंद्रमा को अपने साइड घुमाने ले जाएगी। ये क्या है, ताकि चंद्रमा द्वारा वर्क करवा सके और अपनी स्टैटिकल फंक्शंस को ऑपरेट करा सके। क्या है ये, एक तरीके का फ्रीक्वेंसी ही है, ठीक है। हर तत्व कार्य करता है, और कार्य कब करता है, जब किसी चीज़ के बेस पर वो कार्य करता है, उसकी डिजायर या वांट होती है, और डिजायर या वांट क्या है, फ्रीक्वेंसी।